अनिल शर्मा जिंदाबाद, अनिल शर्मा जिंदाबाद, अनिल शर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अनिल शर्मा जिंदाबाद, अनिल शर्मा जिंदाबाद। अनिल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 कितना डिस्टेंस है आगे चल जाऊँ तो इस तरह आगे पीछे भैया फ्रेम बताने का ठीक है थोड़ा इधर आ जाओ भैया थोड़ा सा इधर आ जाओ इस तरफ फ्रेम आ जाएगा मेरे पर आप बीच में आ रहे इसलिए इधर आ जाओ आगे आ सकते आप भी और आना चाहिए दोस्तों होली की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपको बहुत एक शॉर्ट नोटिस के अंदर आप लोगों को आमंत्रण दिया, आप लोगों को बुलाया और आप बहुत जल्दी आप पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आपका आभार। मित्रों, मैं अपनी बात की शुरुआत इस चीज से करना चाहूंगा। 1938 में मेरे पिता आचार्य पुरुषोत्तम उत्तम कांग्रेस के आंदोलन से जुड़े। ये वो दौर था जब कांग्रेस प्रजामंडल के रूप में जयपुर में काम करती थी। गांधी की कॉल पे, महात्मा गांधी की कॉल पे उन्होंने नेशनल स्कूल, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि नेशनल स्कूल्स होने चाहिए, सरकारी स्कूल से बच्चे बाहर आए और नेशनल स्कूल होने चाहिए। तो 1938 के अंदर उन्होंने एक नेशनल स्कूल के तर्ज के ऊपर एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गांधी की कॉल पे। कालांतर के अंदर, क्योंकि उस जमाने में यंग थे, जवान थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सोशलिस्ट जो ब्लॉक था कांग्रेस का, वो उससे जुड़ गए और राजस्थान के संगठन का काम भी उनके पास आया। आजादी का आंदोलन था, दीवानगी थी। हमारा परिवार एक जागीरदारों का परिवार था, मगर क्योंकि आजादी की अलग जगानी थी और आजादी की अलग जगाने के लिए उन्होंने 1942 के अंदर अपने जागीरदारी के पट्टे रिनाउंस कर दिए और पूरे ढंग से कूद पड़े आजादी के आंदोलन में। गिरफ्तार हुए क्योंकि यंग थे और वो जो सोशलिस्टिक ब्लॉक के जो लोग थे उनको थोड़ा वो खतरनाक मानती थी सरकार अंग्रेजों की, तो काल कोठरी तक में भी उनको रहना पड़ा। बहरहाल सिलसिला आगे चला। आजादी के बाद, क्योंकि उनका आजादी की क्या तहरीक तक एक ज्यादा उनका वो था, जुस्तजू चला रहे थे, जो एक तहरीक चला रहे थे, वो आजादी की तहरीक थी। आजादी के बाद वो जुड़ गए एकेडमिक काम से और उनकी जो पैटर्न थी वो मेरे ब्रदर के पास आ गई, आदरणीय सुरेश शर्मा जी के पास। सुरेश शर्मा जी ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस और उसके विचार की प्रतिबद्धता के लिए लगा दी और मेरा ये सौभाग्य है कि आज जिला कांग्रेस का जो कार्यालय है जयपुर जिला कांग्रेस का, उसका नाम सुरेश शर्मा भवन है, जो कि बहुत ही बिरले ही लोगों को इस ढंग की गौरव का प्रसाद मिलता है। जोरावर सिंह गेट के बाहर उनका एक बहुत बड़ा मेमोरियल भी सरकार ने बनाया, जिस बात को बहुत अच्छी तरह बताता है कि पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता किस लेवल की थी। जहां तक मेरा मामला है, मैं सन 2000 से कांग्रेस के अंदर एक्टिवली मैंने पार्टिसिपेट करना चालू किया, क्योंकि उससे पहले हालांकि मैं कांग्रेस के काम को 1981 से कर रहा था, मगर एक चीज के बारे में हम लोगों ने बहुत गंभीरता से रखा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को पद। तो जब तक आदरणीय भाई साहब थे
मैं लगातार आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है बैठे हैं, वो इस बात को तस्दीक भी कर देंगे कि किस ढंग से मैं कांग्रेस के लिए काम करता था, मगर कभी भी पद की बात नहीं की। मगर भाई साहब की डेथ के बाद मैं पीसीसी मेंबर बना, लगातार 25-26 साल मैं पीसीसी मेंबर रहा। इसके अलावा कांग्रेस ने जो भी काम दिया, क्योंकि कांग्रेस ये मानती चाहती थी कि मैं इनके वक्ताओं और प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण दूं। पूरे राजस्थान भर से वक्ता और प्रवक्ता बुलाए गए, जिनको हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया, उनको ट्रेन किया और ट्रेन करके उनमें से बहुत सारे लोग बड़े बड़े पदों के ऊपर हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि नवनिर्वाचित विधायकों को भी प्रशिक्षण देने का काम मुझे सौंपा गया और मैं मानता हूं उस प्रशिक्षण के कारण बहुत सारे लोगों में लीडरशिप स्किल्स डेवलप हुई और कालांतर में जो उनमें से बड़ी मात्रा में लोग बाग मंत्री बने, कैबिनेट मिनिस्टर्स बने। कांग्रेस का वॉर रूम का जो पूरा काम था, वो वॉर रूम का काम भी मेरे पास था। मैंने ऊपर कांग्रेस के जो वॉर रूम बना 2012 के अंदर, उसके ऊपर वॉर रूम का मेरा ब्रेन चाइल्ड था। कांग्रेस उस जमाने में सोशल मीडिया आया, तो सोशल मीडिया का काम भी मैंने किया और आज जिन लोगों के साथ मैंने काम किया वो राष्ट्र स्तर के ऊपर कोऑर्डिनेटर्स हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। उनमें से बड़ी मात्रा में आप ये मान लीजिएगा कि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनमें से काफी लोग वो हैं जो उस दौर के अंदर जिन्होंने मेरे साथ काम करना चालू किया। मैंने कभी भी कोई पार्टी का, आपको मैं बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहूंगा कि ये जो अभी पार्लियामेंट का जो टिकट था, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं मांगा था। पार्टी चाहती थी कि मैं चुनाव लड़ूं और उसके लिए मेरे को पहले सारे जितने भी बड़े आपके नेतागण हैं, चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे सचिन पायलट साहब हों, चाहे गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हों, चाहे आपके रंधावा साहब हों, सब लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बारे में कहा कि ये वक्त है, आपको कांग्रेस के लिए इस वक्त आपको खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस एक संकट के दौर से गुजर रही है, एक ऐसे दौर से गुजर रही है, अगर आप जैसा आदमी इस वक्त अगर आगे नहीं आएगा तो ये एक गलत चीज होगी। मेरे एक मित्र जो कि विधायक भी हैं, उन्होंने तो मुझे यहां तक कहा कि अगर आप आज कांग्रेस के लिए अगर आप खड़े नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि आप राहुल गांधी से प्यार नहीं करते। क्योंकि ये सब हुआ तो मुझे लगा कि अगर सभी ये चाहते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैंने उसके लिए शुरू में मैंने मना किया। मैं एक बहुत बड़े नेता तो मुझसे इस बात को लेकर नाराज भी हो गए कि मैंने उन्हें शुरू में मना कर दिया, मगर सभी लोगों ने जब मुझे कहा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो अंततः सारे जिस लोगों का जो आदेश था उसके चलते मैंने अपना सर झुका दिया। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि एजुकेशन एंड एकेडमिक्स मेरा एक दूसरा कोई काम नहीं, मेरा पैशन है। पब्लिक स्पीकिंग लगातार जाके मैंने आपको बताया कि वक्ता प्रवक्ताओं के प्रशिक्षण के काम से मैं था, तो मैं खुद भी इस बारे में, क्योंकि दुनिया भर के जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां मुझे स्पीच देने के लिए लोग बाग लगातार बुलाते रहते हैं, मगर जब मुझे बुलाया जाता है तो उसके अंदर मैंने हमेशा इस बात को देखा कि भारत का कल्याण किस में है, भारत के राष्ट्र राज्य की जो कल्पना है वो किस चीज में निहित है। क्योंकि मेरा इस बारे में एक दृढ़ विश्वास था कि मॉडर्न जो स्टेट है, मॉडर्न जो वेस्टफेलियन जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन है, वो ना तो किसी धर्म के आधार के ऊपर एक हो सकता, ना किसी भाषा के आधार पे एक हो सकता, ना किसी संस्कृति के आधार पे एक हो सकता। अगर आधुनिक राष्ट्र अगर एक हो सकते हैं तो सांझे सपने के आधार पर एक हो सकते हैं। और सांझे सपने का मतलब है कि हम में से हर व्यक्ति का सपना साकार हो, भले ही वो हिंदू हो, भले वो मुसलमान हो, भले वो ईसाई हो, भले ही वो सिख हो। हमें से चाहे 140 करोड़ का हमारा कुनबा। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो बात कोट करना चाहूंगा जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा था कि भारत माता की जय के मायने हैं कि उस जमाने की जो आबादी थी 33 करोड़ लोगों की जय, आज के संदर्भों में बात करें तो 140 करोड़ लोगों की जय के अंदर ही भारत माता की जय है। इस चीज में मेरा बहुत एक दृढ़ विश्वास है, और ये जो विश्वास है
ये मैं मानता हूं कि ये विश्वास मेरी एक ताकत है। और अगर आप दूसरी बात करें तो मैं मानता हूं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूसरी चीज से मैं बहुत इंस्पायर्ड था कि अगर इस देश को, इस भारत को अगर एक विश्व की महाशक्ति बनना है तो आवश्यक है कि युवाओं के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट हो और उन्हें मुक्ति मिले धार्मिक कट्टरवाद से। अब कट्टरवाद भले ही वो हिंदू कट्टरवाद हो, भले वो मुस्लिम कट्टरवाद हो या किसी दूसरे मजहब का कट्टरवाद हो, हर ढंग की जो कट्टरता है वो निसंदेह किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी मुआशरे के लिए सबसे खतरनाक होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो अकीदा था, ये जो दर्शन था, मैं ये मानता था कि पूरे देश के अंदर, क्योंकि 2014 के बाद इस देश में दक्षिण पंथ की एक बहुत बड़ी बयार बही और उस बयार के अंदर बहुत बड़े बड़े वटवृक्ष गिर गए, बहुत लोग पराभूत हो गए, बहुत चीजें गिर गईं। जब इंस्टीट्यूशंस गिर रहे थे, जब हर चीज का संवर्धन हो रहा था, तो मुझे ये लगा आज वो मौका है कि जिसके चलते मुझे आज ये करना चाहिए, जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने ओरेटरी स्किल एक्वायर की है, जो मैंने एक मंतिक जो मैंने एक डेवलप किया है, मैं इसको लेकर कहीं हर जगह जाऊं और भारत के उस राष्ट्र राज्य की जो कल्पना है, एक मॉडर्न स्टेट की जो कल्पना है, भले वो दक्षिणपंथी मंच हो, भले वो वामपंथी मंच हो, मैं जाऊं और जाकर कांग्रेस की जो फिलॉसफी है, कांग्रेस का जो दर्शन है, उसको मैं अपनी बात को बखूबी रखूं। और इसी चीज के लिए मैं पूरे देश भर में और विदेशों के अंदर भी पूरी दुनिया भर में मैं गया, मैंने हर जगह अपनी बात की। और अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारे सैकड़ों ऐसे वीडियोस हैं मेरे जो इस चीज को बता सकते हैं कि अगर भारत एक रह सकता है तो उसकी बुनियाद में कौन सा दर्शन होना चाहिए, कौन सा फलसफा होना चाहिए, कौन सा विचार होना चाहिए। तो इसी चीज को लेके, क्योंकि मैं मानता था कि शंकर का जो दिग्विजय है, जो शंकराचार्य की बात मैं कर रहा हूं, वैसे ही एक दिग्विजय का अभियान हम लोगों को भी लगाना पड़ेगा। जो अपने आप को दानेश्वर मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं, उन्हें हर मंच पे जाना होगा, उन्हें दक्षिण पंथ के भी मंच पे जाना होगा और अपनी बात को दृढ़ता से कहना होगा। और दृढ़ता से कह के उन्होंने जो शब्द जाल बुना है, जो वितंडा बुनी है, जो वर्बोस क्रिएट किया है, उस वर्बोस को निस्तनाबूद किया जाए। और इसी सिलसिले के अंदर मैं जयपुर डायलॉग भी गया, जयपुर डायलॉग में गया। मगर अच्छी तरह आप एक बात देख लीजिएगा कि हर बार जब भी मैं गया तो मैंने वो सारी बातें बोली जिसके ऊपर कांग्रेस की बुनियाद है, जो भारत का जो एक जो मूल जो बीज है, जिसको आप कह सकते हैं डीएनए ऑफ इंडिया, ये कैसे इंडिया थ्राइव कर सकता है, वो बात कहने के लिए मैं हर बार गया। मगर अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा, वहां भले ही 500 लोग होते हो या 100 लोग होते हो, मैंने कभी भी अपनी बात कहने में कोताही नहीं रखी। मैं मानता था, मैं जानता था कि अगर दक्षिण पंथ की आंधी आ रही है तो इसके मायने ये नहीं है कि हम आंख बंद कर लें। जिस कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है, हमें लड़ना होगा। नैव दैन्यम नैव पलायनम, हम अपनी बात कहनी होगी, हमें बात बतानी होगी कि किसी भी धर्म के ऊपर आधारित राष्ट्र बहुत लंबे टाइम तक जीवितता नहीं रख सकते। हमारे पड़ोस के अंदर हमारे साथ ही पाकिस्तान आजाद हुआ था, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया, बावजूद इसके कि वो एक धर्म के लोग थे। तो ये बात को लेकर मैं हर जगह गया, मैंने हर जगह अपनी बात को बहुत दमदार ढंग से रखी। मगर कुछ कतिपय लोग, मैंने आपको अच्छी तरह बताया कि कट्टरवाद हर ढंग का बुरा होता है, मगर कुछ कतिपय लोग को ये बात रास नहीं आई। वो विशेषकर जब मेरा कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ और जयपुर के अंदर जो एक बयार बनी, लोगों को ये लगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कैलिबर का इंसान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने जा रहा है। मैं बहुत वाजे कर देना चाहता हूं, बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब है। जो चीज एक प्रतिष्ठा कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आप प्राप्त करते हो, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ज्यादा प्रतिष्ठा आप सब लोग मुझे वैसे ही आप देते हैं। सुनील शर्मा जिंदाबाद, सुनील शर्मा संघर्ष करो, हमारे साथ है। सुनील शर्मा संघर्ष करो, हमारे साथ है।
और फिर अगर चुनाव लड़ने की भी अगर, क्योंकि अगर पार्टी ने आदेश दिया तो अगर मेरे दिमाग में थी तो उसमें कहीं भी कोई ताकत या हवस की बात नहीं थी कि मेरे पास कोई ताकत आएगी और उस ताकत के इस्तेमाल मैं करूंगा। केवल मैं मानता था कि राजनीति एक सेवा का एक प्रकल्प होगा मेरे लिए, कि मैं अगर राजनीति करता हूं तो एक सेवा का प्रकल्प होगा, एक डिफरेंस लाने की बात करेंगे, जयपुर को एक अलग ढंग का एक विजन देंगे एक 50 साल बाद। क्योंकि जयपुर को लेकर मेरे को दिल में बहुत दर्द था। मैं इस शहर से प्यार इसलिए करता हूं कि मेरी 10 पीढ़ियां इसी शहर के अंदर हुई है। 1727 में हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो मेरे मन में एक जयपुर का दर्द था, जयपुर का दर्द है, और उसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं जयपुर के लिए ये काम करूं। और इसी के चलते मैंने चुनाव लड़ने के बारे में स्वीकार किया कि मैं चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया। मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, बावजूद उसके कि शुरू में मैं नहीं चाहता था। लगभग 1000 लोगों से, यहां भी बैठे हुए लोग ऐसे हैं जिन्होंने, सबने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और आप ही इस वक्त ऐसे इंसान हैं जो कि जयपुर के अंदर चुनाव लड़के एक अंतर पैदा कर सकते हैं। तो मैं वापस उस जगह आता हूं कि मैं गया दक्षिण पंथ के भी बहुत सारे जगह गया, मैंने अपनी बात कही और अपनी बात को बहुत दमदार ढंग से कही। मगर अब यहां एक दिलचस्प बात है कि मेरी उन कई बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कुछ लोगों ने चेष्टाएं की हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता देना चाहता हूं कि जिस जयपुर डायलॉग से मेरा संबंध बताने की कुछ लोगों ने चेष्टा की है, मैं उसकी, क्योंकि जयपुर डायलॉग डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो इन सब चीजों के लिए का मालिकाना हक रखता है, मैं आपको सौंपूंगा। मैं उनके डायरेक्टर्स की लिस्ट आपको मैं सौंपूंगा। उसके अंदर केवल 2 डायरेक्टर्स हैं, एक संजय दीक्षित जी हैं और एक उनके बच्चे हैं श्रोत्री दीक्षित। रही बात ये मेरी, तो मैं आपको मेरा भी दिन आपको सौंपूंगा जिसके अंदर मैं किसी भी जयपुर डायलॉग नाम की किसी भी कंपनी का मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूं। मगर बावजूद इसके, क्योंकि कुछ लोग बिगटरी फैलाने की चेष्टा करते हैं, कुछ लोग कोशिश ये करते हैं कि इस देश का जो सेकुलरिज्म है, उस देश के सेकुलरिज्म में कुछ लोग इसको हरा रंग देना चाहते हैं, कुछ इसको केसरिया रंग देना चाहते हैं। मगर मेरा मानना है कि इसका रंग तिरंगा होगा, तभी इसका सर्वाइवल होगा। तो ये जो ये मानते हैं, तो उन्होंने इसका एक मिथ्या प्रचार करने की चेष्टा की और उन्होंने अनर्गल बातें की। बावजूद इसके मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जब शाहीन बाग का सीए का मूवमेंट था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आतंक का समा हो रहा है। सुनील शर्मा एक वाहिद एक इंसान था। आप अगर मेरे ट्विटर हैंडल पे देखेंगे, मैं वहां गया, अपनी बात को बहुत तगड़े ढंग से मैंने रखी और मैं दावे से कह सकता हूं हिंदुस्तान में कांग्रेस के किसी भी लीडर के अंदर ये जुर्रत नहीं है, ये हिमाकत नहीं कि वो ये बात इतने दमदार ढंग से कह के आ जाए। मगर मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि मैंने कभी भी राजनीति को न तो सत्ता का माध्यम बनाने के बारे में सोचा, न मैंने कभी उसको धन अर्जन के बारे में सोचा। राजनीति एक परिवर्तन का माध्यम हो, समाज को आगे ले जाने की बात हो, नेहरू और गांधी का जो सपनों का भारत है वैसा एक देश बने, ये मेरे हमेशा एक मन में रही है। मगर इसके बावजूद कुछ लोगों ने मेरी प्रतिबद्धता के ऊपर सवाल उठाए हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आहत हूं और मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं कि अगर आने वाले कुछ दिनों बाद इन लोगों को भी जब ये मेरे बारे में जानेंगे कि मैं कौन हूं, मेरा क्या चरित्र है, तो मैं दावे से कह सकता हूं उन्हें भी पछतावा होगा जिन भी लोगों ने इस ढंग की बातें मेरे बारे में की हैं। मेरी प्रतिबद्धता जयपुर का हर व्यक्ति जानता है। मेरी प्रतिबद्धता सेकुलरिज्म के लिए प्रतिबद्धता, समाजवाद के लिए मेरी प्रतिबद्धता, पंक्ति के अंदर पीछे खड़े इंसान को आगे लाने के लिए मेरी प्रतिबद्धता। मैं नहीं मानता कि क्योंकि जयपुर के अंदर आप किसी से भी पूछेंगे, कोई भी आदमी आपको एक बात बता देगा कि सुनील शर्मा के मायने क्या है। सुनील शर्मा के मायने हैं समाजवाद के लिए प्रतिबद्धता, सुनील शर्मा के मायने हैं धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता, सुनील शर्मा के मायने हैं सेक्युलर साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए,
सुनील शर्मा के मायने हर ढंग की सांप्रदायिकता का विरोध, किसी भी ढंग की सांप्रदायिकता का विरोध हो और सांप्रदायिक मंचों पर जाकर भी उसका विरोध हो, क्योंकि मैं मानता हूं, मैं जॉन स्टुअर्ट मिल की एक बात कहना चाहूंगा जो उन्होंने कही थी कि भले ही पूरी दुनिया एक बात कह रही हो, मगर सत्य अगर एक व्यक्ति के साथ है तो वो सत्य वही रहता है, बहुमत सत्य तय नहीं करता। तो मैंने अपनी इन सब बातों को हमेशा रखा। मैंने ये भी कहा कि कोई भी महानायक हो, मैं वापस स्टुअर्ट मिल की भीमराव अंबेडकर जी की जो कोट है मैं उसको कहूंगा, जो उन्होंने 26 नवंबर को कही थी कि दुनिया का कोई कितना ही बड़ा महानायक हो, उसके चरणों के अंदर लोकतंत्र को नहीं रखा जा सकता। मगर इन सब के बावजूद, इतने पुरजोर ढंग से मेरी बातों को रखने के बावजूद भी आप मेरे वीडियोस का पूरा आर्काइव देखें। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप उस आर्काइव को देखेंगे तो आपको गांधी के दर्शन, गांधी आज नहीं हम लोगों के बीच में, मगर उन वीडियोस के अंदर आपको गांधी का साक्षात दर्शन होगा। अगर आप मेरे वीडियोस को आप देखेंगे तो अब नेहरू आज नहीं है इस दुनिया के अंदर, मगर उन वीडियोस के माध्यम से आपको नेहरू का दर्शन होगा। आज कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो मूल विचार है, भारत का जो मूल विचार है, वो आपको मेरे वीडियोस में मिलेगा। मगर बावजूद इसके अगर कुछ लोग मेरी प्रतिबद्धता के ऊपर प्रश्न उठाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आहत होने वाली बात है। गांधी जी की एक आपको मैं घटना बताना चाहता हूं, और ये घटना 20 जनवरी 1948 की है, यानी उनकी मृत्यु से 10 दिन पहले, गांधी जी की मृत्यु के 10 दिन पहले कुछ एक बम विस्फोट हुआ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके पास पहुंचे और पहुंच के उनको बोला उन्होंने कि बापू हम आपकी सिक्योरिटी टाइट कर देते हैं, सिक्योरिटी में लगा देते हैं। बापू ने एक बात कही थी कि अगर इस देश का एक भी इंसान ये चाहता है, एक भी इंसान ये चाहता है कि मैं जिंदा नहीं रहूं, तो फिर मुझे जिंदा रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। मैं उस भारत में विश्वास रखता हूं जहां अगर राम सीता माता के ऊपर अगर एक धोबी भी अगर लांछन लगा देता है तो सीता माता अपने आप को विमुख कर लेती है। मुझ पे लांछन लगाना ये एक बहुत ही आहत होने वाली बात है, और मैं दावे से बात कह सकता हूं कि ऐसे ही लोग जो इस ढंग के अनर्गल प्रलाप करके भाजपा को ताकत दे रहे हैं, जो दक्षिण पंथ को ताकत दे रहे हैं, ये लोग हकीकत में दर हकीकत कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब भी इन्हें कांग्रेस का एक सेंसिबल कोई इंसान दिखता है तो उसके सामने एक अलग ढंग का एक इशू आप क्रिएट करते हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, डॉक्टर्ड वीडियोस आप डालते हैं और नकली कागजों की बुनियाद के ऊपर आप उस व्यक्ति को बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूं, मैं अच्छा पॉलिटिशियन बनूं या नहीं बनूं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी के अंदर कभी भी अच्छा पॉलिटिशियन बनने के बारे में नहीं सोचा। मैं केवल एक चीज चाहता हूं कि मैं एक अच्छे इंसान के रूप में याद किया जाऊं, और मैं इसी के लिए प्रतिबद्ध हूं कि मैं एक अच्छे इंसान के रूप में जाना जाऊं। भले मैं राजनीति के अंदर हूं नहीं हूं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे ऊपर मेरी इस प्रतिबद्धता के बावजूद, मेरी ऐसी इंटीग्रिटी के बावजूद जो मुझ पे आरोप लगाए गए, मैं उससे बहुत आहत हूं। मैं आपको उसके इनके डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने जा रहा हूं कि जिस चीज के लिए मेरे पे आरोप लगाए गए उस कंपनी से मेरा दूर दूर तक कभी भी कोई वास्ता नहीं रहा। जिस दिन से वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है उस दिन से मेरा कभी भी कोई उससे वास्ता नहीं रहा, बावजूद इसके मेरे से इस दिन की बातें की गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं वास्तव में आहत, और मैं हमारी पार्टी को ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं इंटीग्रिटी वाला इंसान हूं, मैं एक प्रतिबद्ध वाला इंसान हूं, और मैं मोरलिटी की बात करना चाहता हूं, मैं स्वाभिमान की बात करना चाहता हूं, और मेरे लिए स्वाभिमान सबसे ऊपर है, मेरे लिए नैतिकता सबसे ऊपर है, बाकी सब चीजें द्वयम है। मैं विधायक बनूं नहीं बनूं, एमपी बनूं नहीं बनूं, मंत्री बनूं नहीं बनूं, मुख्यमंत्री बनूं नहीं बनूं, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अल्टीमेटली भारत का जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य है वो याद रहता है। सिकंदर लोदी जब थे, ये कब थे ये किसी को नहीं पता, मैं कबीर को सब जानते हैं। तो मैं उस परंपरा का व्यक्ति हूँ जो सत्ता से आकर्षित नहीं होती, नैतिकता की बात करते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ इन सब परिस्थितियों को देखते हुए
इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि इस ढंग के आरोप लगे हैं मेरे ऊपर जिससे मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, तो मैं हमारी पार्टी को बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करता हूं कि अगर, क्योंकि मेरे कारण अगर पार्टी को इतना सा भी लॉस हो, मैं बिल्कुल इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपने आप को, अपने कैंडिडेचर को विड्रॉ कर रहा हूं और पार्टी जिसको भी चाहे उसको पार्टी चुनाव लड़ाए। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। मेरे लिए प्रतिबद्धता इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मैं यार कैंडिडेचर विड्रॉ कर रहे हैं सर। मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें बोली हैं। एक बार रिपीट करें आप। हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि मेरी प्रतिबद्धता अगर किसी भी ढंग से क्वेश्चनड है तो मैं एक नैतिक इंसान वाली बात मैं कहता हूं। मैं उस लीग का इंसान हूं, लाल बहादुर शास्त्री की लीग का इंसान हूं कि अगर रेलवे मंत्री के रूप में अगर रेलवे का अगर एक्सीडेंट हुआ तो रेलवे मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं उस लीग का इंसान हूं। मेरे लिए सत्ता, मेरे लिए पद, मेरे लिए प्रतिष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेरे ऊपर किसी भी ढंग का अगर आरोप, अप्रमाणित आरोप भी अगर कोई लगाएगा तो मुझे लगता है, मैं गांधी का वो वाक्य आपको कह चुका हूं कि अगर एक व्यक्ति भी चाहता है कि मैं मर जाऊं तो फिर मैं सुरक्षा नहीं चाहता। मैं वापस से कह देता हूं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आई एम विड्रॉइंग माई सेल्फ। पार्टी जिसको चाहे उसको चुनाव लड़ाए, आई एम विद हिम, मैं उसके साथ हूं। मैं इस ऐसी दलदल और गंदगी वाली राजनीति के अंदर एक क्षण भी मैं नहीं रहना चाहूंगा। मैं आई एम मैन ऑफ मोरल। मेरे लिए वो दर्शन, वो फिलॉसफी, जो वो सिद्धांत, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट थिंग्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। वैसे भी मैंने आपको बताया कि सब लोगों ने मुझको ये कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैंने उन सब लोगों का मान सम्मान रखते हुए ये किया। मैं अंत में ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा उनका आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे को परस्यू किया। उन्होंने मेरे को इस योग्य समझा। मैं उनका नतमस्तक होकर उनका बहुत आदर से उनका नमन करता हूं। हमारे एएससी जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी, उन्होंने भी मुझे कई बार ये भी हुआ कि मैंने फोन नहीं उठाया। मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, बावजूद उन्होंने इसके मुझे लगातार परस्यू किया कि चुनाव मुझे ही लड़ना चाहिए, चुनाव मुझे ही लड़ना चाहिए। मैं उनका भी बहुत ज्यादा आभारी हूं। मैं माननीय अशोक गहलोत जी का बहुत आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मुझे एक बात कही, सुनील मुझे पता नहीं क्या तुमने जयपुर भर में क्या खिला दिया, जो मिलता वो तुम्हारी तारीफ करता है और मैं चाहता हूं कि इस बार चुनाव तुम लड़ो। तो मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन सब लोगों ने मेरे को इस योग्य समझा। हमारी पूरी सीसी ने उसके लिए कंसेंसस से कहा, मुझे खुद को बुला के पूरी सीसी के साथ मेरे को बैठाया और मुझे उन सारी शर्तों के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया जिन शर्तों को मैंने उनके सामने विनम्रता से रखा था। मैं उन सब का बहुत ज्यादा आभारी हूं। मैं उन सब के लिए हमेशा ऋणी रहूंगा। मेरे मन में उनके लिए बहुत अगाध आस्था है, प्रेम है और श्रद्धा है। मैं पुनश्च आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं हाईकमांड को इस बारे में अपना पत्र भेज रहा हूं और उन्हें मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस पूरे प्रकरण से, क्योंकि मुझे लग रहा है इस देश का लोकतंत्र षड्यंत्रकारी लोगों के हाथों का चंगुल बन गया है। मुझे लग रहा है कि इस देश की जो सेक्युलरिज्म है वो कुछ षड्यंत्रकारी लोगों के हाथ में खेल रही है और ये जो षड्यंत्रकारी हैं ये हमारी पार्टी के बाहर भी हैं और हमारी पार्टी के भी इनसाइड है। तो मैं मानता हूँ ये जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, इन फिफ्थ कॉलमिस्टों से बस मैं ये भी कहना चाहूंगा, चुनाव कोई भी लड़े ये कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पार्टी को फिफ्थ कॉलमिस्टों से बचना चाहिए। पार्टी को ऐसे सब बिगट से बचना चाहिए, भले वो बिगटरी केसरिया रंग की हो, भले वो बिगटरी हरे रंग की हो या बिगटरी किसी भी रंग की हो। उन्हें हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देश महान बने, देश गांधी और नेहरू के सपनों का भारत बने और जिस चीज के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने हंसते हंसते कुर्बानी दे दी, उनके सपनों का भारत बने, ये मेरी इच्छा है। आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। अब आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं उस प्रश्न डायलॉग के अगर आप पदाधिकारी भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस पार्टी तो भाजपाइयों को
चाहे वो नेता हो, पदाधिकारियों बुला के कैंडिडेट बना रही है। नहीं सर, आपने जो आपने निर्णय लिया है इसको विड्रॉ करने का, उम्मीदवारी को आपने पार्टी के सीनियर लीडर्स को इसके बारे में बताया, इन्फॉर्म किया है या आपने घोषणा की अभी? देखिए मैं आपको निवेदन कर देता हूं कि मैं अभी उन्हें मेरी ये वाली बात कह रहा हूं कि मैं, क्योंकि मैं इस तोहमत और लांछन, देखिए मैं एक मेरी बेसिक इंटीग्रिटी नैतिकता के अंदर है, और मैंने आपको गांधी को भी कोट किया है कि गांधी को अगर एक भी व्यक्ति ने अगर ये कहा, गांधी ने कहा कि अगर एक भी व्यक्ति चाहते हैं कि मैं नहीं रहूं तो मैं नहीं रहूंगा। अगर एक भी व्यक्ति चाहता है, जयपुर की कांग्रेस का भी अगर एक आदमी, मैं आपको बहुत साफ बात कर रहा हूं, जयपुर की कांग्रेस का भी अगर एक आदमी मुझे बोलता ना कि आप बेहतर कैंडिडेट नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं चुनाव देखिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मुझे जानते हैं वो इसको जानते हैं, मैं बिल्कुल डिफरेंट किस्म का आदमी। नहीं आप ठीक है सर, मैं आपकी बात उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ। अभी आपने कहा कि मैं मेरा कैंडिडेचर विड्रॉ कर रहा हूँ, उम्मीदवारी आप छोड़ रहे हैं, तो आपने उम्मीदवारी छोड़ने को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की, कोई लेटर लिखा? क्योंकि आप आहत हैं, हम देखो हम आपके माध्यम से उन तक पहुंच जाएगी बात कि भाई मैं इससे पीछे आना चाहता हूं, आपके चाहते हैं या छोड़ रहे हैं? आपने बोल दिया छोड़ दिए। हाँ देखिए मैं पीछे आ रहा हूं, और वो उनको जो पसंद है, जिसको भी वो चाहें, वो मैं आपको बस ये कह देना चाहता हूं कि जो उनका आदेश है वो सरमत है। मैं आहत हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। देखिए क्यों, कारण ये क्या है कि जिस इंसान ने कभी जिंदगी में कभी कोई असत्य नहीं बोला हो, जिस इंसान ने कभी जिंदगी के अंदर कभी, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारी चीजें, मेरे लिए नैतिकता इंपॉर्टेंट है, मेरी माई मोरलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी सॉर्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स। सुनील जी, आपने दक्षिण पंथी का नाम लिया, तो आपका इशारा कहीं शशि थरूर की तरफ तो नहीं है आपका? देखिए वैसे तो शशि थरूर खुद भी जयपुर डायलॉग के लिए अपनी एक्सेंट, क्योंकि मैं जब गया था तो मैंने शशि थरूर जी का भी स्वीकृति पत्र देखा था। जब मैं वहां भाषण देने गया था तो उस टाइम शशि थरूर जी का खुद का भी स्वीकृति पत्र देखा था मैंने, और खुद मुझे बताया गया था कि शशि थरूर आ रहे हैं। सुनील जी, आप उम्मीदवारी छोड़ने के लिए तैयार हैं या छोड़ रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, सारा निर्णय वैसे हाई कमांड के ऊपर है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इट्स ओन हाई कमांड। आप यूं मान सकते हैं कि मेरी पेशकश है कि मैं, अगर मेरे कारण पार्टी को लॉस हो रहा हो तो मेरी पेशकश है, वापस मैं रिपीट कर देता हूं, ये मेरी पेशकश है कि अगर मेरे कारण पार्टी को थोड़ा सा भी नुकसान हो रहा हो तो वो पार्टी जिसको चाहे चुनाव लड़ाए। मेरी तरफ से ये पेशकश है शशि भाई, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूं, दिस इज माई ऑफर टू पार्टी, दिस इज माई ऑफर टू पार्टी। मैं पार्टी को आदेश नहीं दे सकता, पार्टी का आदेश, पार्टी का पार्टी का जो आदेश है ना शशि भाई, आप बात सुन लें, अब वापस मेरी तरफ तवज्जो कर लें। पार्टी को मैं कोई आदेश नहीं दे सकता हूं, मेरी हैसियत इतनी बड़ी नहीं है। पार्टी एक माँ की तरह होती है, और मैंने हमेशा पार्टी को अपनी माँ की तरह माना है। मैंने अपनी पेशकश उन्हें रखी है कि अगर आप चाहते हैं मेरे कारण, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ये बीच वाले सर भी सुन लें, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आई एम ऑफरिंग देम टू विड्रॉ, आई एम ऑफरिंग देम टू विड्रॉ, इट्स ओन देम, ये उनके ऊपर है। मैं आपको वापस से कह देता हूं, मैंने इससे, अगर मेरे कारण एक वोट का भी नुकसान पार्टी को कहीं दिखता हो तो मैं इस कैंडिडेचर से पीछे जाने की पेशकश पार्टी को कर रहा हूं। नॉमिनेशन भरने की तैयारी कर रखी है क्या तारीख का मुहूर्त निकला? मैं अभी निर्णय पार्टी पर, मैंने आपको जो बोला, आई हैव ऑफर्ड देम, मैंने ये ऑफर किया है कि अगर मेरे कारण एक क्षण भी, अगर एक वोट भी अगर कम हो रहा है तो मैं ये अनैतिक काम नहीं करूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो आकंठ समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जिनके पीछे बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं, मगर फिर भी वो पद के चिपके रहना चाहते हैं, कुर्सी के चिपके रहना चाहते हैं। मेरा कोई लालसा नहीं है, मेरी कोई सत्ता के लिए हवस नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। पार्टी चाहती थी, उन्होंने मुझे आदेश दिया, मैं तैयार हो गया। मगर कुछ अगर एक भी मेरे ऊपर इस ढंग का, अगर मैंने आपको बताया, आई एम मैन ऑफ मोरालिटी और आई एम मैन ऑफ सेल्फ एस्टीम। आप मेरे को भाई अच्छी तरह जानते हैं
कि मैं एक डिफरेंट ढंग का इंसान आपका ऑफर सुन लिया, लेकिन क्या नॉमिनेशन भरने की तैयारी कर रखी थी? मुहूर्त कब का निकला, 26 का या 27 का? मेरी बात सुनिए, मैंने आपको मेरे ख्याल से सारी बातें बहुत खोल के बहुत ही वाज़ेह आपको बताई है। मैंने मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं छुपाई है। नहीं, ये तो सवाल ही अलग है ना कि नॉमिनेशन भरने की तैयारी कर रखी थी, क्या मुहूर्त 26 का या 27 का? देखिए मेरी बात सुनिए, अब ये मैंने मेरी पेशकश दी है, आई ऑफर्ड देम। अगर उन्हें एक भी, क्योंकि देखिए आई एम वेरी मच परटर्ब्ड, मेरे को एक दिन नींद नहीं आई, आपको बता देता हूं। और मैं क्यों किसी भी इंसान का फेक आरोप क्यों सुनूंगा? वाई शुड आई लिसन? और ऐसे लोगों का जिनका मतलब खुद की इंटीग्रिटी डाउटफुल है, अगर वो इस ढंग का एक मुहिम चलाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे गंदे लोगों के साथ, आई एम नॉट रेडी। मैं अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहता हूं। मैं इस समाज में परिवर्तन के लिए राजनीति करना चाहता था। मैं ऐसा समाज बनाना चाहता था कि जो गांधी के सपनों का भारत हो, जो नेहरू के सपनों का भारत हो, जो एक ऐसा भारत हो जो एक आधुनिक राष्ट्र राज्य का जिसमें निर्माण हो, जिसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हो। अगर बिगटरी अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर अगर हावी हो रही है तो फिर क्या मतलब है? ये तो बल्कि सच बात तो ये कि जो बिगटरी को इस ढंग से हावी कर रहे हैं, ये पार्टी का सबसे बड़ा लॉस कर रहे हैं। आप अच्छे से समझिए, भारत के अंदर विमर्श की एक परंपरा रही है, और अगर विमर्श को सफोकेट किया जा रहा है, अगर मैं दक्षिण पंथ के मंच पे जाके अगर दक्षिण पंथ की नैरेटिव को बस्ट करके आ गया तो मैं नहीं मानता कि मैं कोई अपराधी हूं। ऐसे तो अगर यूं है तो बहुत सारे टीवी जो चैनल हैं, मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते कहना चाहता हूं, बहुत सारे टीवी चैनल एक एजेंडा चलाते हैं, तो क्या पार्टी के लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए? तो मैंने तो जब मैं ट्रेंड कर रहा था वक्ताओं को, प्रवक्ताओं को, तब भी मैं उन्हें कहता था कि सत्य पराभूत नहीं होता, परेशान हो सकता है, अपनी बात कहिए, पुरजोर ढंग से कहिए और दुश्मन के मंच पे जाके कहिए। अगर राइटिस्टों के मंच पर जाके कांग्रेस के दर्शन को प्रसारित करना अगर नागवार किसी को भी लगा है, तो पहली बात तो मैं मानता हूं कि भारतीय राष्ट्र राज्य का दुश्मन है। दूसरी बात मैं मानता हूं क्योंकि कांग्रेस वो सपना है जिसके ऊपर भारतीय राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है, ये उसके भी दुश्मन है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को एक फटकार की जरूरत थी, और मैं इस बात से भी आहत हूं कि पार्टी को उन्हें जिस ढंग से फटकार लगानी चाहिए थी वैसी फटकार उन्होंने नहीं लगाई। आई एम रियली परटर्ब्ड ड्यू टू दिस, क्योंकि मेरे को जो भी जानते हैं वो मेरी इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, मेरे थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन नहीं उठा सकते। हाउ एनीबडी कैन डू इट? और अगर उसके ऊपर अगर पार्टी को इस पे स्टैंड लेना चाहिए था कि वी नो सुनील शर्मा, और कम से कम मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स लगे हुए हैं मीडिया में, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ट्रेंड किया है। दे शुड वॉच फॉर इट, एवरीबडी शुड वॉच फॉर इट। तो ये तो मतलब नहीं है। देखिए, गांधी ने एक बात कही थी, चरित्र और नैतिकता के बिना राजनीति अपने आप में जघन्य अपराध है। तो मैं गांधी उस फिलॉसफी पे आज भी यकीन करता हूं। हो सकता है आपको ये लगे कि आज गांधी अप्रासंगिक है, आज हो सकता है आपको लगे नेहरू अप्रासंगिक है, मगर मेरे लिए न तो एमपी बनना इंपॉर्टेंट है, न एमएलए बनना इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए वो नैतिकता, वो चरित्र, वो जो गांधी की जो शिक्षा है, वो जो नेहरू का जो आदर्श है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल भी ऐसे 100 पदों पे लात मारने को तैयार हूं जो मेरे गांधी और नेहरू के मेरे अकीदे को क्वेश्चन उठाता हूं। सुनील शर्मा जिंदाबाद, सुनील शर्मा जिंदाबाद, सुनील जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुनील जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुनील शर्मा जिंदाबाद। सर, इस पहल के लिए पार्टी पदाधिकारियों का, नेताओं का कोई प्रेशर पहल करो आप इसके लिए, इनिशिएटिव जो आपने दिया है, आज जो बात कही है पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से या नेताओं की तरफ से?
कुछ ऐसा कोई दिशा निर्देश या कोई दबाव जो आपने इनिशिएटिव लेकर ये बात बोली? आपको लगता है मैं किसी दबाव में आ सकता हूँ? डू यू रियली थिंक? देखिए मेरी बात सुनिए, आप सुनील शर्मा से बात कर रहे हैं। सुनील शर्मा केवल और केवल अंतरात्मा के अलावा किसी के दबाव में आने वाला नहीं है, ये आपको मैं बता देता हूँ। आप मेरी बात सुनिए, मैं एक निर्भय आदमी हूँ और मैं ये मानता हूँ, मैं देखिए जो भी गांधी में भरोसा करते हैं वो अपने नैतिक बल में भरोसा करते हैं। आई बिलीव इन माई मोरल पावर, मेरे को अपनी मोरल पावर पे पूरा भरोसा है और मैं किसी के दबाव में, आप देखिए अच्छी तरह समझ लीजिएगा, मैं दुनिया में कभी भी किसी के भी दबाव में, केवल अपनी अंतरात्मा के अलावा किसी के दबाव में आने के लिए नहीं बना हूं। शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि बड़े बड़े जो नेता थे कांग्रेस के अभी पिछले कुछ समय पर, और खुद पीसीसी चीफ भी कहते हैं कि ईडी इनकम टैक्स के कारण कांग्रेस के नेताओं को धमकाया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो अभी इस बार के लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी राजस्थान से नहीं जीत पाया है, और इस बार भी ज्यादातर चेहरे फ्रेश उतारे, पुराने नेता लड़ने से बच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी में इस चीज को लेकर के, पार्टी के नेताओं में इन बातों को लेकर के कि भाई जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो नुकसान पहुंचा सकता है पार्टी और पार्टी से जुड़े लोग? नहीं, देखिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, न तो मैं ईडी से भयभीत होता, न मैं किसी और से, और इससे कोई नहीं है, न मेरे पास ऐसा किसी भी ढंग का कोई भी दबाव नहीं है। ये निर्णय केवल और केवल उन चीजों से संबंधित है जो मैंने आपको अभी भी निवेदन किया। जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरेस्ट हुए हैं, ईडी ने गिरफ्तार किया है, मेरे ख्याल से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मौजू नहीं है। वो आपने जो बात कही जयपुर डायलॉग के विवाद के कारण, एक छोटे से विवाद के कारण आपने पार्टी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उससे आप जिस तरीके से विमुख हो रहे हैं, तो इससे आपकी पार्टी के प्रति, मैं पार्टी के एक वर्कर के रूप में काम करूंगा। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने पार्टी को एक पेशकश की है, अगर मेरे कारण थोड़ा सा भी नुकसान हो, आप अपने आप को बहुत मजबूत, बहुत एक ट्रांसपेरेंट प्रत्याशी बता रहे हैं, तो एक मजबूत और ट्रांसपेरेंट प्रत्याशी अगर अफवाहों से डर करके अपनी मैं अफवाहों से नहीं डरता। देखिए अच्छी तरह बताता हूँ, आपने कहा कि जयपुर डायलॉग से आपका कोई संबंध नहीं है, नहीं वो तो आपको मैं बदनाम करने की कोशिश, मैं आपको कागज दे रहा हूँ, आपको मैं आपको उसके कागज दे रहा हूँ, मैं आप उसको उन कागजों को देखिएगा, जो मैं आपको कागज दे रहा हूँ उसके पुख्ता प्रमाण है। मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही हैं, तो फिर आपको उम्मीदवारी छोड़नी का? देखिए मैंने आपको बताया कि मैं कुछ बातों से आहत हूँ, और मैं आहत इसलिए हूँ कि क्योंकि देखिए मैंने मेरी जिंदगी के अंदर हमेशा नैतिकता के अलावा कभी कोई बात नहीं सोची, और गांधी और नेहरू के लिए मेरी जो प्रतिबद्धता थी, अगर वो क्वेश्चन हो रही है तो फिर ऐसी देखिए ऐसी सैकड़ों एमपीशिप को मैं लात मारता हूं, अगर जहां गांधी और नेहरू के जो मेरे जो आदर्श हैं, अगर उसके ऊपर कोई मेरे प्रश्न चिन्ह उठा, पार्टी में से किसी ने आपके ऊपर, आपकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए कि आपको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी को उसके लिए डिफेंड करना चाहिए था। जब पूरे देश भर का ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, तो एक बात सुनिए, आप अगर इतनी, आप ये सोचिए कि अचानक सुनील शर्मा ऐसा क्या हो गया, आप ये बताइए मुझे। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि सुनील शर्मा इतना बड़ा कैसे हो गया कि 2 दिन तक नेशनल ट्विटर का जो ट्रेंडिंग है उस पर केवल सुनील शर्मा चल रहा है। तो आप उस षड्यंत्र को समझिए, उस षड्यंत्र के अंदर जो लोग मुलविस हैं, बल्कि आप उसको डिस्क्लोज कीजिएगा। आप देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में से एक पार्टी के प्रत्याशी हैं, पार्टी का जनाधार भी कम नहीं है देश भर में, क्या आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता आपके साथ नहीं जुड़े? जब इस तरीके की बातचीत हुई, उन्होंने विरोध नहीं जताया? मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में आगे आना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था। वे नो सुनील शर्मा, बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं, और जो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं किस ढंग का निर्भय किस्म का इंसान हूँ, न मैं किसी से भयभीत होता हूँ, और मेरा हमेशा रहता है नैव दैन्यम नैव पलायनम, न तो भयभीत होता हूँ न मैं पीछे हटता हूँ। मगर यहाँ प्रश्न एक है कि जब मैं मानता हूं कि मेरी प्रतिबद्धता जयपुर के और राजस्थान का तो हर आदमी जानता है, दे शुड कम फॉरवर्ड। जब पीसीसी अध्यक्ष पर ईडी की रेड हुई तो पूरी कांग्रेस एकजुट हुई, पूरे प्रदेश में आंदोलन किया, और जब प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की कार्रवाई होती है तो पीसीसी अध्यक्ष कहते हैं कि मेरे पास कोई डोज नहीं है कि मैं आपको बूस्ट करूं या कांग्रेस। देखिए ये आज का मौजू नहीं है, ये इसके ऊपर हम कभी और बात कर सकते हैं। अगर देखिए अगर आज अब जो मेरी जो पेशकश है उससे संबंधित कोई भी बात है, आई एम रेडी टू टॉक।
है ना, आप उससे संबंधित कोई भी बात करेंगे। आपने देखिए जो कहा मेरी बात सुनिए, क्योंकि वही बात है कि अभी जिस चीज के ऊपर अपन बात कर रहे हैं उस चीज के ऊपर कोई भी आप प्रश्न पूछेंगे। आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, पार्टी के नेताओं ने आपको आपका साथ देने की कोशिश की नहीं की? क्या उन्होंने नहीं कहा कि जिस तरीके से ट्रेंड हो रहा है हम आपके साथ में, आप लोकसभा के प्रत्याशी, कुछ प्रश्न आप उनसे केंद्रीय नेतृत्व ने आपको जिम्मेदारी दी है, क्या लोकल लेवल पर आपको उसका सपोर्ट नहीं मिला? कुछ प्रश्न आप उनसे भी पूछिए। मैं के लिए कह रहा हूँ कि देखिए मैंने तो सब पे आभार प्रकट किया है कि उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया। मैं सहमत है, वो उनका आदेश था, मैंने उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता से और पिछले 4-5 दिन आपको से बताना पड़ेगा। आपने उम्मीदवारी छोड़ने की बात कही है, आपको केंद्रीय नेतृत्व ने उम्मीदवारी दी है, क्या आपको स्टेट से सपोर्ट नहीं मिला, स्टेट पार्टी से? अरे इस पे एक सवाल मैं और जोड़ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं आला कमान की तरफ से कोई इशारा आ गया उसके आपके? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत कैटेगरिकली कह रहा हूँ, ये मेरी पेशकश है, ये मेरी पेशकश है। आपने कहा है निर्भीक, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंट तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप अब जवाब से लग रहा है पीछे हट रहे हैं। मैं कभी जिंदगी में नहीं पीछे हटता। ऐसा करिए, आप कभी किसी राष्ट्रीय पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट को कभी रिनाउंस करके दिखा दीजिएगा, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। लेकिन आप बता नहीं रहे कि आपको छोड़ने का कारण क्या है? क्या स्टेट में कितना सपोर्ट मिला, आपको नहीं मिला? मैं आपको बता चुका हूं कि जिस दिन से ये ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड्स चले और उसके ऊपर मेरी प्रतिबद्धता पे प्रश्न उठाया गया, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो पार्टी को उसका लॉस लग सकता है। मैं पार्टी के लॉस के लिए तैयार नहीं हूं। आई एम नॉट रेडी कि मेरे कारण पार्टी को इतना सा भी लॉस हो, मेरे कारण पार्टी को लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ ये भी नहीं कोई बात कोई मेरे समर्थन ने बोले नहीं बोले, मैंने तो आपको जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट किया था कि एक सत्य है, एक व्यक्ति सत्य बोल रहा है, कह रहा है सूरज पूर्व में उग रहा है, पूरी दुनिया कह रही पश्चिम में उग रहा है, तो पूरी दुनिया के बहुमत से पश्चिम नहीं हो जाता, वो पूर्व में ही रहेगा। तो मैं जानता हूं मैं सत्य के साथ हूं, अगर पूरी दुनिया भी कह रही तो मैं उससे बात नहीं है, मगर बात है कि ये दक्षिणपंथी पार्टी एक नैरेटिव सेट करती है और मैं नहीं चाहता कि उस नैरेटिव के चलते किसी भी ढंग का कोई भी लॉस। थैंक यू।